हेलो दोस्तों, करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मतलब कोई वर्ड फॉर्म अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है और हमको उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब नकारात्मक सेंटेंस बनाना है या प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है। ये वास्तव में पार्ट 2 है। इससे पहले आपको इसका पार्ट 1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 पार्ट देखना आपको चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है। देखा कि कोई वर्ब अगर इस भाव को एक्सप्रेस करता है कि कोई कार्य नियमित ढंग से किया जाता है या आदतन किया जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। पहचान के तौर पे वर्ब के लास्ट में मतलब क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हो, ते हो लगा रहता है। स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो उसके वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगाते हैं। ईएस कब लगाते हैं? वर्ब का लास्ट अल्फाबेट अगर वॉवेल है तो ईएस लगाते हैं और अगर कॉन्सोनेंट है तो एस लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, जो एक्सेप्शन जैसा है कि अगर वर्ब के लास्ट में ई है और अगर हमको ईएस लगाना है तो वर्ब के लास्ट वाला अल्फाबेट ड्रॉप कर दिया जाता है, उसके बाद ईएस लगता है। जैसे कि कम, COME, और इसमें ईएस जोड़ना है तो COME का ई ड्रॉप हो जाएगा और ईएस जुड़ जाएगा, COMES हो जाएगा, ना कि COMEES होगा। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा है, आप उसको जाके जरूर देख लें। आज वाले सेंटेंस में हम डिस्कस करेंगे कि कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब कोई वर्ब का फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मतलब कोई वर्ब का फॉर्म नियमित ढंग से किए जाने वाले कार्य को एक्सप्रेस कर रहा है या आदत को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कोई काम आदतन किया जा रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहा है और उसमें वो नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नॉट लगा हुआ है, मतलब नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक सेंटेंस है या कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रश्नवाचक या नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वो आज का वीडियो इस पे फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज हम जान लें, हमको जब कभी भी नॉट लगाना पड़ता है नकारात्मक सेंटेंस के लिए तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम है हेल्पिंग वर्ब, यह सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब को हेल्प करता है उसके टेंस को एक्सप्रेस करने में। मेनली टेंस क्या है? क्रिया के भाव, क्रिया के विभिन्न रूप जो टाइम को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब क्रिया के साथ लग के क्रिया को टाइम एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वेयर हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वॉज और वेयर पास्ट इंडिकेटिंग हेल्पिंग वर्ब है। या उसी तरह से किसी में शैल और वी लगा हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे फ्यूचर का है। उसी तरह प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए है, हैज, हैड है। तो कहने का मतलब ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, शैल, विल, ये मेन वर्ब के साथ लग के मेन वर्ब को हेल्प करता है, इसलिए ये सारे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब है। ये भी वर्ब है, गौर करेंगे, पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मेन वर्ब को हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब क्वेश्चन है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो हमारे स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सब्जेक्ट फिर उसके बाद V1 था। हमने जब पढ़ा तो क्या देखा? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। गौर करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ये जो वर्ब है ना ये मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब 1 के बीच में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है। अब क्वेश्चन है, जब कभी भी आपको नॉट लगाना है या कोई है क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बना सकते। नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, और बिना नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखे भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। और क्वेश्चन है
कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया। तो आपको यहां पे ध्यान देना है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना स्पेशल ट्रीटमेंट मांगता है, मतलब जब ये आ जाएगा तो मेन वर्ब का अटेंशन, जो मेन वर्ब को अटेंशन देते हैं वो मेन वर्ब को ना देके हमको हेल्पिंग वर्ब को देना पड़ेगा। इसीलिए वो तभी आता है जब उसके बिना काम ना हो, मतलब जब उसके बिना काम हो जाता है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब इससे पहले वाले सेंटेंस में, इससे पहले वाले वीडियो में जो आपने सेंटेंस देखे उन सभी में नॉट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, मतलब स्वीकारात्मक सेंटेंस थे या डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे। हमने उसमें नॉट नहीं लगाया, ना ही उसको प्रश्नवाचक बनाया, इसीलिए उसके बिना भी सेंटेंस बन गया। लेकिन अभी जो वीडियो में पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, नकारात्मक सेंटेंस या क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले या प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब इसको बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की बात आ गई। तो आपने क्या समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब उसकी जरूरत नहीं रहती वो नहीं आता, लेकिन जब उसके बिना काम नहीं होगा तो उसे आना होता है। और जब वो आता है तो जो मेन वर्ब के साथ हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसको वो ना देके हेल्पिंग वर्ब को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब मन में आता है, हमने मेन वर्ब के साथ क्या ट्रीटमेंट दिया ना, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर था तो उसके मेन वर्ब के साथ एस और एस लगाया, याद होगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर था तो उसके मेन वर्ब के साथ हमने एस और एस लगाया। अगर याद नहीं आ रहा तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। तो अब जरा सोचें, जिसका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो आप मेन वर्ब के साथ देते हैं। और मेन वर्ब के साथ आप क्या ट्रीटमेंट देते, एस और एस लगाते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो एस और एस मेन वर्ब के साथ नहीं लगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, डू के साथ लगेगा। अब यहां पर क्वेश्चन है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू है। जब ये आता है तो सारा अटेंशन ले लेता है, मतलब मेन वर्ब के साथ जो आपने ट्रीटमेंट दिया इसको देना पड़ेगा। जैसे आप मेन वर्ब के साथ क्या ट्रीटमेंट देते, एस और एस लगाते, तो डू के साथ एस और एस लगाना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहा तो गौर करेंगे, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो मेन वर्ब को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट डू को देंगे। अर्थात थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो तो डू एस मिलके हेल्पिंग वर्ब बन जाता है डज। इसका मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। अब क्वेश्चन है, फिर मेन वर्ब के साथ एस और एस दिया जाता था उसका क्या, वो तो मेन वर्ब को देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो डू आ गया, मतलब मेन वर्ब बिना एस और एस का ही होगा। ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो और आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्यों, क्योंकि नॉट या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे में जो मेन वर्ब को एस और एस दिया जाना था वो तो अब डू को मिल गया, तो मेन वर्ब बिना एस और एस के ही होगा। जैसे अब देखते हैं, यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मैं आम नहीं खाता हूं। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए नहीं को भूल जाते, मैं आम खाता हूं, नहीं नहीं है, राइट, मैं आम खाता हूं, तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनाएंगे, आई ईट अ मैंगो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन हमको अब नहीं लगाना है, नहीं लगाने के लिए नॉट यूज करेंगे, लेकिन नॉट तो बिना हेल्पिंग वर्ब का होता नहीं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। इसका मतलब नॉट डू के बाद आया। देखेंगे यहां पर डू है, यहां पर मेन वर्ब है, गौर करेंगे, ये डू है, ये मेन वर्ब है, डू और मेन वर्ब के बीच में नॉट आया, और डू हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ध्यान देना है, डू हेल्पिंग वर्ब है इसलिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आया है, लेकिन नॉट डू के बाद आया है, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ओके, अब बात क्या हुई थी, अगर ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि देखिए यहां पे सोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अगर यहां पे नहीं होता, जरा सोचिए, सोहन चाय पीता है तो क्या होता, सोहन ड्रिंक्स टी, मतलब ड्रिंक के साथ एस और एस लगा, तो ड्रिंक तो एस लेगा, तो सोहन ड्रिंक्स टी, करेक्ट। लेकिन
इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप देखेंगे, गौर करेंगे, ड्रिंक के साथ एस और एस नहीं आया, यहाँ पे ड्रिंक अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। सोहन, अब जो ड्रिंक के साथ एस और एस था वो डू के साथ आ गया, अब डू बन गया डज। सोहन डज नॉट ड्रिंक टी। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और आपको नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू के बजाय डज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का जो एस और एस का ट्रीटमेंट था डू को आ गया, और मेन वर्ब बिना एस और एस के रहेगा। जैसे यहाँ पे ड्रिंक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सोहन, लेकिन देखेंगे ड्रिंक के साथ एस और एस नहीं आया, ड्रिंक किसके एस और एस किसके साथ आ गया? डू के साथ, तो डज हो गया, सोहन डज नॉट ड्रिंक टी। लेकिन यहां पर देखिए, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, तुम किताब पढ़ते हो तो क्या होगा? तुम, यू, पढ़ना, रीड, किताब, अ बुक, यू रीड अ बुक। इसका अगर नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब है, डू आना है। एस और एस तो आपने वर्ब के साथ लगाए नहीं, इसका हेल्पिंग वर्ब डू ही रह जाएगा। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, यू सेकंड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ एस और एस नहीं लगना है, मतलब मेन वर्ब के साथ, इसीलिए इसका हेल्पिंग वर्ब डू ही रह गया। तो क्या कंक्लूजन हुआ? सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा और मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा भी, माने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू ही रहेगा, क्योंकि मेन वर्ब के साथ तो कुछ हम लगाते ही नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, नेगेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया, अगर क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट हो तो, माने प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक क्वेश्चन जो बनाएंगे ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है। क्या कह रहा हूं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगाना पड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मतलब अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होता है यस नो टाइप और दूसरा क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेटरी टाइप। यस नो टाइप का मतलब हुआ जिस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं जाता हूं? आप बोलेंगे हां या ना। क्या मैं पढ़ता हूं? हां या ना। क्या तुम खेलते हो? हां या ना में जवाब आ सकता है। इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको यस नो टाइप बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं पूछता हूं वह बाजार कैसे जाता है, तो इसको यस और नो में नहीं दिया जा सकता। या वह यहां क्यों नहीं आता है, अब वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं आता है, नहीं। वह कैसे जाता है तो कैसे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जवाब के रूप में। वह क्यों यहां नहीं आता है, क्यों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता बल्कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस में आपको WH वर्ड लगा रहता है। WH वर्ड का मतलब जो WH से स्टार्ट होता है, जैसे why, who, when, where, नहीं, WH से स्टार्ट WHY why, WHO who, WHERE where, WHEN when। इसी के साथ एक और वर्ड है how, उसको भी हम WH वर्ड में ही कंसीडर करते हैं। हालांकि WH से स्टार्ट नहीं है लेकिन प्रश्न बनाने में इसका यूज होता है, तो एक वर्ड है इसलिए अलग कैटेगरी ना बनाते हुए हम WH वर्ड ही कहते हैं। तो WH वर्ड में टोटल 5 वर्ड है। क्या? why, who, when, where and how। अगर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, तो उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट जब बनाएंगे, मतलब उस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेटरी वर्ड, ये WH वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन है तो डिफॉल्टली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे आई से पहले डू आया है ना, सोहन से पहले डज आया, हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या कह रहा हूं? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया। लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी हो तो why, when, where, who, how ये लगाना पड़ेगा, उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डू आया, हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले डू आया, लेकिन ये जो वर्ड है ना why, वो उससे भी पहले आया। जैसे why do you go, तुम क्यों जाते हो, मतलब why do से भी पहले आ गया। नेक्स्ट
When does she come here? अब गौर करेंगे, she से पहले does और does से पहले भी when. When explanatory word है, helping verb से भी पहले आया। तो क्वेश्चन बनाते समय डिफॉल्टली आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी है तो आपको एक्सप्लेनेटरी वर्ड जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई लगाना पड़ेगा। उस शब्द को आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे। वापस देखते हैं, क्या मैं आम खाता हूं? तो गौर करेंगे, आप अगर क्या ना लगा रहता तो क्या होता? मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं का मतलब आई ईट अ मैंगो, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए आई से पहले डू आ गया, डू आई ईट अ मैंगो। या क्या तुम किताब पढ़ते हो? अगर क्या नहीं रहता तो क्या होता? यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो। एक क्वेश्चन आ गया क्या, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को यू से पहले लगा दिया, डू यू रीड अ बुक। क्या सोहन चाय पीता है? अब देखेंगे सोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना है? डज। डज पहले आ गया सोहन से, डज सोहन ड्रिंक टी। अब यहां पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल, हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लगाना है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर बोलते मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं, गौर करेंगे, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं। अब एक्सप्लेनेटरी है ना, वाई लगाना पड़ेगा, तो वाई सबसे पहले आएगा। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। अब जैसे देखिए, क्वेश्चन दो तरह के हैं, यस नो टाइप, एक्सप्लेनेटरी टाइप। एक्सप्लेनेटरी टाइप मतलब एक्सप्लेन करना है, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ से लगा होगा। जैसे देखिए, क्या तुम जाते हो? इसका जवाब क्या आएगा? यस और नो। यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसी में अगर आता है तुम क्यों जाते हो, तो इसको यस नो टाइप नहीं आएगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम क्यों जाते हो, क्यों का जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन होगा। या वह यहां कब आती है, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हो गया यस नो टाइप, जिसका सिंपल यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेनेटरी टाइप, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेश्चन में व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ लगा रहता है। अब जब कोई यस नो टाइप हो तो सिंपल है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना। गौर करेंगे, अगर यहां पर क्वेश्चन ना रहता, क्या ना रहता, तो क्या लिखते हैं? तुम जाते हो, यू गो। क्या होगा इंग्लिश? तुम जाते हो का यू गो। जब क्वेश्चन है क्या तुम जाते हो, यस नो टाइप है, इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जो कि यू है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना है? डू। तो डू हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले आ गया। जैसे देखेंगे, डू यू से पहले आया, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। डज शी राइट अ लेटर मतलब क्या वो पत्र लिखती है? अगर क्या ना रहता तो क्या होता? वो पत्र लिखती है, तो क्या होगा? शी राइट्स अ लेटर। लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज। और जो राइट्स में एस और एस है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आ गया डू के पास। अब देखेंगे, क्या वो पत्र लिखती है? यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना, जैसे डज, सी से पहले लिख दिया। डज सी राइट अ लेटर। गौर करेंगे, राइट राइट्स नहीं है, सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, बट राइट्स के साथ एस और एस नहीं लगा। क्यों? ये एस और एस तो डू के पास चला गया, तो डज बन गया। तो डज शी राइट अ लेटर। लेकिन अब जरा सोचिए, इसी को एक्सप्लेनेटरी बना दिया जाए, एक्सप्लेन करने वाला बना दिया जाए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्या वह पत्र लिखती है? अब ये भी क्वेश्चन आएगा, वह पत्र क्यों लिखती है, तो एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, वाई लगेगा। तो वाई को डज से भी पहले लगा देंगे, सिंपल। वाई डज शी राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखती है। तो क्या हुआ? यस नो टाइप रहेगा, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए। पर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, मतलब व्हेन, व्हाई, हु, वेयर या हाउ वर्ड लगाना है, तो उस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उसको लगा देंगे, तो वो एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पर देखिए, क्या मैं आम खाता हूं, सिंपल यस नो टाइप, तो सब्जेक्ट से पहले डू लगा, डू आई ईट अ मैंगो। क्या तुम किताब पढ़ते हो, यू से पहले डू लगा, डू यू रीड अ बुक। क्या सोहन चाय पीता है, सोहन से पहले डज लगा, डज सोहन ड्रिंक टी। अब गौर करेंगे, जब डज आया ना तो ड्रिंक के साथ एस और एस नहीं आया, बार बार कह रहा हूं, ये जो एस और एस वाला ट्रीटमेंट था ना, वो तो डू को मिल गया, इस वजह से डू डज हो गया। इसलिए कहा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब डज होता है, साथ ही साथ मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा।
अब इन्हीं क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेनेटरी बना दिया जाए तो सिंपल है, जो भी एक्सप्लेनेटरी वर्ड होगा उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दे। जैसे क्या मैं आम खाता हूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता है मैं आम क्यों खाता हूं, क्यों मतलब वाई लगाना है तो वाई को पहले लगा देंगे, वाई डू आई ईट अ मैंगो। या फिर तुम किताब पढ़ते हो, अगर इसी को एक्सप्लेनेटरी बना दिया जाए तुम कहां किताब पढ़ते हो, नहीं तो वेयर लगेगा, वेयर को डू से पहले लगाएंगे, वेयर डू यू रीड अ बुक। अब जैसे क्या सोहन चाय पीता है, अब यहां पे रहता सोहन चाय क्यों पीता है, व्हाई डज सोहन ड्रिंक टी, क्योंकि व्हाई को डज से पहले लगाते। अब क्वेश्चन है, नेगेटिव समझ में आ गई, क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों हो तो कोई टेंशन नहीं। नॉट का अपना जगह है, क्या नॉट था, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले लगता है। जरा गौर करिए, क्या था यहाँ पे, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट लगा, नहीं आई डू नॉट ईट अ मैंगो, तो नॉट कहां लगा है, डू के बाद और ईट से पहले। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो डू को पहले लगाएंगे, नॉट अपने जगह पे रह जाएगा। जैसे अगर यह रहता मैं आम नहीं खाता हूं, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो क्या हो जाता, आपको नॉट को छेड़ना नहीं है, सिर्फ डू को सब्जेक्ट से पहले लिख देना, तो क्या हो जाता, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। जैसे देखिए, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं खाता हूं आई ईट, मैं नहीं खाता हूं आई डू नॉट ईट, नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, क्या मैं नहीं खाता हूं, तो यहां जो डू था वो सिर्फ पहले आ गया, डू आई नॉट ईट। वह कब पढ़ता है, व्हेन आ गया, नहीं। और डज जो है सब्जेक्ट से पहले आया, क्वेश्चन है व्हेन डज ही रीड, वह मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो गौर करेंगे यहां पर नॉट अपने जगह पे ही है, मतलब मेन वर्ब से पहले, और हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से भी पहले आ गया क्वेश्चन है तो, लेकिन उससे भी पहले व्हाई आ गया क्योंकि एक्सप्लेनेटरी है, तो क्या हो गया, व्हाई डज सी नॉट टॉक टू मी, मतलब नॉट को वहीं पे रहने दिया। हालांकि इनफॉर्मल वे में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ भी रख सकते हैं। क्या कहने का मतलब है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का मतलब वो जो बोलचाल की भाषा में चलता है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, जहां पे फॉर्मेलिटी नहीं है, राइट, इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल स्टाइल में आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब्स के पहले ना रखे, बल्कि सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, अगर इनफॉर्मल वे में है तो नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ भी रख सकते हैं। जैसे अब यहां पे क्वेश्चन है डू आई नॉट इट, तो इनफॉर्मल वे में नॉट को अगर पहले लगा देते तो डोंट आई ईट। लेकिन एक बात यहां ध्यान देना है, नॉट को अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ रखते तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते डू नॉट आई ईट, नहीं डोंट आई ईट, डू और नॉट को एक साथ जोड़ के शॉर्ट फॉर्म में डोंट आ जाता है, तो डोंट आई ईट। ये इनफॉर्मल वे में चलता है। फॉर्मल वे में, जनरल कम्युनिकेशन में, जहां पर आप कोई चीज को लिख के एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पे नॉट को अपने जगह ही रहने देते, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, एक्सप्लेनेटरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं। ये रूल है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा, बाकी कोई सब्जेक्ट हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू होगा। दूसरी बात, जब कभी भी आपको नॉट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब चूंकि मेन वर्ब से पहले होता है, इसका मतलब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, मतलब WH वर्ड आना है, तो WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे, मतलब सेंटेंस को आप एक्सप्लेनेटरी वर्ड मतलब WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। कब, जब एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आएगा। फिर बात आ गई क्वेश्चन भी और नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नॉट अपनी जगह पे होगा, मतलब मेन वर्ब से पहले नॉट रहेगा, वहां पे रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। इनफॉर्मल वे में आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान देना है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगा या शॉर्ट फॉर्म में आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ लगा होना चाहिए तब आएगा। अदरवाइज फॉर्मल वे में नॉट सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है अगर क्वेश्चन है तो।